नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है रिकवरी। पूरा का पूरा कनेक्टेड है, जो लास्ट चैप्टर आप पढ़ रहे थे उसी से। लास्ट चैप्टर कौन सा था हमारा? एडजुडिकेशन। ठीक है, एडजुडिकेशन में क्या हुआ था? देखो, ऑफिसर था, है ना। ऑफिसर ने नोटिस भेजा था असेसी को। ठीक है जी। पहले शोकॉज नोटिस आया था, शोकॉज नोटिस में पेमेंट नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया अच्छे से, या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं किया, तो क्या आया? डिमांड ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर आने के बाद एक हमने सेक्शन नंबर 78 लास्ट चैप्टर में देख लिया था। सेक्शन नंबर 78 क्या बोल रहा था? अगर आप डिमांड ऑर्डर आने के 3 महीने में पेमेंट नहीं करते हो तो फिर डिपार्टमेंट क्या स्टार्ट कर देगा? 3 महीने के बाद रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स, वसूली की प्रक्रिया। रिकवरी प्रोसीडिंग्स का सिंपल सा मतलब क्या है? वसूली स्टार्ट कर दी जाएगी आप लोगों के ऊपर। ठीक है, कैसे होती है वसूली वो हम देखेंगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 79 में। ठीक है, तो यहाँ पीछे का सारा कंसेप्ट हो चुका था हमारा। शोकॉज नोटिस आता है, फिर उसके बाद में हियरिंग चलती है, उसके बाद में डिमांड ऑर्डर आता है। अब अगर आप इतने ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हो कि शोकॉज नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं किया, डिमांड ऑर्डर के बाद भी पेमेंट नहीं किया, तो फिर आपसे पैसा छीनना बनता है। चलो, दूसरी बात, क्या यहाँ पे रिकवरी करते वक्त कोई अगेन नोटिस भेजा जाएगा क्या? एक क्वेश्चन ये आता है माइंड में, क्या रिकवरी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी या कोई नोटिस भेजा जाएगा? तो आंसर है कोई नोटिस नहीं आएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो डिमांड ऑर्डर इशू किया था, इस डिमांड ऑर्डर को ही डीम्ड नोटिस मान लिया जाता है, डीम्ड नोटिस फॉर रिकवरी। आगे बात समझ में? तो जो डिमांड ऑर्डर गया था, उस डिमांड ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? इट इज डीम्ड नोटिस फॉर रिकवरी। मतलब रिकवरी करने का नोटिस इसी को मान लेना। 3 महीने में पैसे नहीं दिए तो डायरेक्ट रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, अगेन कोई नोटिस नहीं आएगा। आप वेट कर रहे होंगे कि नोटिस आएगा। ठीक है जी। चलो, एक और बात यहाँ पे, क्योंकि वो एक अगले चैप्टर में आने वाली है। मान लेते हैं डिमांड ऑर्डर आ गया आपके ऊपर, और जो असेसी है वो उस डिमांड से सेटिस्फाइड नहीं है। वो ये बोलता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने गलत तरीके से डिमांड एग्जीक्यूट की है, तो मैं उस डिमांड को पे नहीं करूंगा। तो उसके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्या? इन 3 महीने के दौरान ये असेसी कहाँ जा सकता है? अपील्स में जा सकता है, अपील्स में। ठीक है जी। अब मान लेते हैं ये अपील्स में चले गया। फर्स्ट अपील किसको जाती है? अपीलेट अथॉरिटी। सेकंड अपील किसको जाती है? जीएसटीएटी। और ऐसा करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। क्या उधर अपील चल रही है और इधर रिकवरी चलेगी क्या? सोच के बताओ। अगर असेसी अपील में चला गया तो क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट 3 महीने बाद रिकवरी करना स्टार्ट करेगा? नहीं। तो सिंपल सा पॉइंट बोला गया है, अगर आप अपील में चले जाते हो इस दौरान, तो फिर जो रिकवरी है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स क्या मान ली जाएगी? स्टे। इनको स्टे कर दिया जाएगा। कब तक स्टे कर दिया जाएगा? जब तक उस अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। क्लियर? तो ये अपील वाला टॉपिक तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अपील रिवीजन वाले में। और अभी हमने क्या पढ़ना है कि रिकवरी अगर की जाएगी तो वो किस तरीके से की जाएगी। चलो जी, ये रहा आपका चैप्टर का इंडेक्स। सेक्शन नंबर 78 से लेके 84 तक आपको पढ़ने हैं इसमें। 78 सेक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो डिमांड वाले चैप्टर में। केवल मैंने हेडिंग में दिया है ताकि ध्यान रहे कि आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये वो 3 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है। चलो जी, उसके बाद है सेक्शन 79, टैक्स को रिकवर कैसे किया जाएगा। 80, क्या टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम मिलेगा जैसा आजकल हर जगह मिलता है ना। और कई बार कुछ ट्रांसफर जो होता है वो वॉइड माना जाएगा, क्या होता है वो देखेंगे हम। जीएसटी जो होगा वो हमेशा फर्स्ट चार्ज माना जाएगा प्रॉपर्टी पे। प्रोविजनल अटैचमेंट का कंसेप्ट देखना है। और लास्ट, आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कई बार मॉडिफाई हो जाती है, तो उस केस में क्या नया शोकॉज नोटिस आएगा या वो कंटिन्यू रहेगा। चलो जी, तो स्टार्ट सेक्शन नंबर 79 से। सबसे पहला जो सेक्शन है इसमें वो है 79(1), मोड्स ऑफ रिकवरी। मोड्स ऑफ रिकवरी मतलब क्या? अगर आप पे रिकवरी की जाएगी तो कितने तरीके से रिकवरी की जा सकती है। तो हम यहाँ पे याद करेंगे, देयर आर 6 वेज।
ठीक है ना, 6 तरीके हैं, 6 मोड्स टू रिकवर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन। ठीक है जी, तो 6 तरीके हैं हमारे पास। क्या 6 में से कोई एक ही तरीका यूज करना है या कोई भी यूज कर सकते हैं? 6 में से कोई एक ही तरीका यूज करेंगे या कोई भी यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे बात आती है कोई भी। ठीक है, आप सारे के सारे 6 मोड भी यूज कर सकते हो, वो प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा। दूसरी बात, क्या कोई सीक्वेंस है यहाँ पे? सॉरी, दूसरी बात है, क्या कोई सीक्वेंस है? क्या ऑफिसर को सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा क्या, कि पहले ये वाला मोड लेना है फिर उसके बाद में सेकंड? ऐसा कुछ नहीं है, 6 मोड है, कोई से भी मोड से रिकवरी की जा सकती है। तो आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, एग्जाम में टेस्टेड है ऑलरेडी, तो वापस भी आ सकता है। अब देखते जाओ वन बाय वन। अगर किसी ने डिफॉल्ट किया, थोड़ा सा मन में फीलिंग ले आना कि किसी असेसी ने मन में डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, सॉरी, ठीक है, और वो डिफॉल्ट करने के बाद अब उससे पैसा लिया जाएगा, तो क्या क्या तरीके होंगे? डिपार्टमेंट बोल रहा है सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है? डिडक्ट कर लो फ्रॉम एनी मनी आउट। क्या मतलब? लो जी, अभी देख लेते हैं मतलब। यहाँ पे आ जाए हम, इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब देखते जाना, हमेशा ये पिक्चराइजेशन करना है आपको। एक ऑफिसर है, एक असेसी है, ठीक है, ये प्रॉपर ऑफिसर है और ये कौन है? ही इज मिस्टर पप्पू। यहाँ पे डिमांड ऑर्डर, अब मैं शोकॉज नोटिस की बात नहीं कर रहा, डिमांड ऑर्डर इशू हो चुका है। डिमांड ऑर्डर इशू हुआ है सपोज 1 करोड़ रुपए के टैक्स इवेजन का। अब बात आ रही है कि ऑफिसर ये चेक करेगा कहीं इस आदमी का कोई रिफंड तो ड्यू नहीं है यहाँ पे। तो पता लगा ऑफिसर ने जब छानबीन की कि मिस्टर पप्पू ने एक रिफंड एप्लीकेशन लगा रखी है जो कि पास भी हो रखी है, और वहां पे 20 लाख का रिफंड बनता है उसका। क्या क्या लगता है आपको, क्या ऐसा होगा क्या कि 20 लाख उसको दिए जाएंगे और बाद में 1 करोड़ रिकवर किए जाएंगे? नहीं। तो बहुत सिंपल सा तरीका बोल रहे हैं, 20 लाख में से एडजस्ट कर लो और अब जो लाइबिलिटी बचेगी वो 80 लाख और रिकवर करने रह जाएंगे। क्लियर है? पहली बात तो बहुत सिंपल सी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, द प्रॉपर ऑफिसर में डिडक्ट, मतलब ऑफिसर को डिडक्ट कर सकता है, और में रिक्वायर एनी अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर टू डिडक्ट। ये क्या बोलना चाह रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है कि अगर कोई जीएसटी ऑफिसर के यहाँ पे अमाउंट ड्यू है तो उसमें से काट लो, या फिर जीएसटी ऑफिसर किसी अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर को भी ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप भी कोई पैसे अगर एसएससी को देने वाले हो तो उसमें से काट लो। ये अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर कौन हो सकता है? तो ये बहुत अच्छी खासी लिस्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई रिफंड बनता है तो उसमें से भी आप काट सकते हो। तो आप क्या बोलोगे इनकम टैक्स वाले को? जीएसटी ऑफिसर बोलेगा इनकम टैक्स ऑफिसर को कि जो रिफंड आप देने वाले हो मिस्टर पप्पू को, वो उसको ना देके आप किसको दे दो? जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दो। ठीक है, तो ऐसा इंटर डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है, यहाँ पे पावर दिया गया है। चलो आगे, द अमाउंट्स ऑफ पेबल, जो अमाउंट उसको देना है, फ्रॉम एनी मनी ओइंग टू सच पर्सन। तो ये मैं बोल देता हूँ सिंपल सा कि कोई रिफंड बनता है उसमें से आप एडजस्ट कर लो क्या जो ड्यू आपको कलेक्ट करने हैं। चलो, विच में बी अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर और सच अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर। इसके लिए फॉर्म DRC 9 है, आपको याद नहीं करना है। ठीक है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में फॉर्म के ऊपर। बोलो पॉइंट नंबर 1 क्लियर और नॉट क्लियर। एक एक पॉइंट पे आप क्लियरिटी बताते जाओ कि क्लियर हो गया या नहीं हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जो पैसे देने हैं उसमें से काट लो। चलो सेकंड तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, वो बोल रहे हैं क्या कोई असेसी के गुड्स, गुड्स का मतलब पता ही है आपको, जीएसटी में आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रखी है। अगर असेसी के कोई गुड्स आपके पास पड़े हैं, जीएसटी ऑफिसर के पास कोई मिस्टर पप्पू के गुड्स पड़े हैं, क्या करें? उन गुड्स को सेल आउट करो। सेल आउट करके जो पैसा आएगा उस पैसे में से
जितने सेल आउट करने के खर्चे लगे हैं वो लेस कर लो, और जितना अमाउंट हमें मिस्टर पप्पू से लेना है वो लेस कर लो। उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो वो मिस्टर पप्पू को वापस से रिटर्न कर दो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात। यहाँ पे आपके पास गुड्स पड़े हैं, देखो क्या बोला जा रहा है, द प्रॉपर ऑफिसर में रिकवर और में रिक्वायर एनी अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर टू रिकवर। समझ रहे हो बात को? हो सकता है इनकम टैक्स वालों के पास मिस्टर पप्पू के गुड्स पड़े हो, तो इनकम टैक्स वालों को भी बोल सकते हैं हम कि आप उनके गुड्स को सेल करो, सेल करने से जो पैसा आए उससे ड्यूज रिकवर करते हैं। चलो, द अमाउंट्स ऑफ पेएबल बाय डिटेनिंग एंड सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन, तो उसके गुड्स बेचे जा सकते हैं। ठीक है, which are under the control of proper officer or such other specified officer। ठीक है, the sale will be by auction। अब सेल कैसे की जाएगी, गुड्स को सेल कैसे किया जाएगा, एक ऑक्शन बुलाई जाएगी, है ना। ऑक्शन बुलाने के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाता है, पर ध्यान रखना, मतलब आपके गुड्स 15 दिन का पहले आपके पास नोटिस आएगा, मिस्टर पप्पू को एक 15 डेज का नोटिस भेजा जाएगा कि आपके लिए हम आपके गुड्स को ऑक्शन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो गुड्स ऑक्शन ना हो तो पेमेंट दे जाओ और हम ऑक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, पेरिशेबल हजार्डियस गुड्स होंगे तो इमीडिएटली ऑक्शन किया जा सकता है। सक्सेसफुल बिडर जो होगा ना, सक्सेसफुल बिडर का मतलब जिसने हाईएस्ट बिड लगाई होगी, वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट करके गुड्स ले जाएगा। गुड्स किससे खरीदे जा रहे हैं, देखो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आता है कि जो जीएसटी ऑफिसर है, मुझे ये बताओ जो गुड्स पड़े हैं उन गुड्स का ओनर कौन है, जिन गुड्स को सेल किया जा रहा है उन गुड्स का ओनर कौन है, ओनर। अगर मिस्टर पप्पू ने ही ऑक्शन में गुड्स परचेज कर लिए तो कर लिए तो क्या दिक्कत, क्यों करेगा वो, सोचो आप, ऑक्शन के खर्चे भी पे करने पड़ेंगे फिर उसको। अगर उसके पास पैसे है ही तो वो गुड्स को छुड़वा क्यों नहीं लेगा, पेमेंट करके अपनी ड्यूटी का, वो टैक्स पे करके गुड्स ही छुड़वा लेगा ना। ऑक्शन में खरीदने से क्या बेनिफिट होगा उसको। अब आप बोलोगे ऑक्शन में वो सस्ते में खरीद लेगा, तो सस्ते में खरीद के कौन सी उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, उसको अगर 1 करोड़ का नोटिस आया हुआ है तो उससे तो 1 करोड़ रुपए लेने ही है हमें। समझ रहे हो बात को? ठीक है, मुझे बताओ इसमें, हाँ जी, गुड्स का ओनर जो है वो है मिस्टर पप्पू, ये ये तो ओनर है, पर सेल कौन कर रहा है, जीएसटी ऑफिसर कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मिस्टर ए ने गुड्स खरीद लिए, अब मिस्टर ए के पास ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, मुझे ये बताओ, क्योंकि गुड्स तो जीएसटी ऑफिसर सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, एक्ट बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ऑक्शन के थ्रू गुड्स सेल होते हैं तो एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा बायर को डीआरसी 12 में, और ये सर्टिफिकेट आपके लिए ओनरशिप का प्रूफ कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गुड्स का जो बिल है वो कहाँ से आना चाहिए, पप्पू से आना चाहिए। क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, बस आप कनेक्ट करते जाओ रियल लाइफ को सोच सोच के। डीआरसी 11 कौन इश्यू करेगा, डीआरसी 11 में सक्सेसफुल बीडर को बताया जाता है कि आपकी बीड सक्सेसफुल हो चुकी है, 15 दिन में पैसे दे दो और पैसे देके गुड्स लेके चले जाओ। इश्यू कौन करेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट इश्यू करेगा। ठीक है, इस चैप्टर के फॉर्म्स को याद करने की 1% भी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। चलो जी, नेक्स्ट आता है, और ये इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो 2 रिकवरी के तरीके देख लिए हमने, एक था अगर उसका कोई रिफंड वगैरह बनता है तो उसमें से काट लो, जीएसटी डिपार्टमेंट का यहाँ का रिफंड है उसमें से भी काटा जा सकता है, कोई अदर गवर्नमेंट की यहाँ से रिफंड बनता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, या और कोई डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहां से भी एडजस्ट किया जा सकता है, इतना भी पावर है यहाँ पे। दूसरा बोल रहे हैं उन असेसी का कोई गुड्स हमारे पास पड़े हैं उनको सेल आउट कर दो, सेल आउट करने के बाद उसमें से 2 अमाउंट काटी जाएगी, ध्यान रखना, एक तो ऑक्शन के खर्चे और दूसरा जितना अमाउंट हमें लेना था असेसी से वो, और बाकी का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। थर्ड जो आ रही है वो है रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन, इनको नाम दिया जाता है गार्निशी प्रोसीडिंग्स। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, गार्निशी प्रोसीडिंग्स। अब ये क्या है, ये अगेन मैं बोल रहा हूं, दिस इज मिस्टर पी, दैट इज पप्पू। यहाँ पे ये जो बिजनेस कर रहा था, इसने क्या कर रखा था, मान लेते हैं इसने HDFC बैंक में जो बैंक अकाउंट है उसमें इसके यहाँ पे 40 लाख रुपीज पड़े। इसने एक इंश्योरेंस करवा रखी है इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी के पास मान लेते हैं इसके 20 लाख पड़े, है ना, मतलब इसका जो सरेंडर वैल्यू बनती है वो 20 लाख है। इसके बाद मान लेते हैं इसका कोई डेटर है, इसका डेटर है मिस्टर डी, इससे ये मांगता है सपोज 50 लाख। ठीक है। अब जो ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर, इसने इसको डिमांड ऑर्डर भेजा था, डिमांड ऑर्डर भेजा था 1 करोड़ रुपए का। अब बात आ रही है कि मिस्टर पी तो पेमेंट नहीं कर रहा, क्या मिस्टर पी जिन लोगों के पैसे मांगता है उन लोगों से पैसे रिकवर किए जा सकते हैं क्या, किए जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम गार्निशी प्रोसीडिंग। आधी बात समझ में। अब क्या होगा, ये जो प्रॉपर ऑफिसर है ये एक नोटिस भेजेगा, ये प्रॉपर ऑफिसर नोटिस भेजेगा, सपोज इसने नोटिस भेजा इस डेटर को, क्या बोला इसको कि आप 50 लाख जो मिस्टर पी को पे करने वाले थे वो पी को ना पे करके हमें पे कर दो 50 लाख। ठीक है। अब इसमें दो बातें आती है, एक तो ये कि ये मिस्टर डी मना कर सकता है क्या पेमेंट करने के लिए, क्या ये बोल सकता है कि नहीं मैं तो मिस्टर पी को ही दूंगा क्योंकि मैंने पी को ही देने का वादा कर रखा है। ना जी ना, क्योंकि ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है, और पार्लियामेंट से पास हुआ है तो पूरे इंडिया पे लागू होता है, तो यहाँ पे जो GST CGST एक्ट में लिखा हुआ है वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं है। ओके जी, पर आपको पावर देखने होते हैं, ऐसे नहीं होता कोई ऑफिसर कुछ भी नोटिस भेज के आपसे करवा देगा, आपको पावर देखने क्या वो अथोराइज्ड है क्या उस काम को करने के लिए, तो बिल्कुल अथोराइज्ड है, हम बोल रहे हैं इसी को बोलते हैं गार्निशी प्रोसीडिंग। अब दूसरी पॉइंट ये आता है, मान लेते हैं इस डेटर ने 50 लाख दे दिए ऑफिसर को, कल को क्या मिस्टर पी इस पे केस नहीं कर देता, केस नहीं कर देगा क्या कि मिस्टर डी से मैं 50 लाख मांगता था और वो मुझे दे नहीं रहा, तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर डी को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उससे इसकी जो लाइबिलिटी है 50 लाख की वो डिस्चार्ज मान ली जाएगी। पी कैसे मानेगा कि डी की लाइबिलिटी खत्म हो गई, मानना पड़ेगा ना, वही बता रहा हूं मैं आपको कि डी को एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा जिससे कि इसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज मानी जाएगी, इसके बाद इसको मिस्टर पी को कोई भी अमाउंट देने की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। ये तो मैंने बोल दिया डेटर की बात। मान लेते हैं कि ऑफिसर ने जो नोटिस भेजा है वो भेजा है HDFC बैंक को। ठीक है, HDFC बैंक को बोला है कि भैया मिस्टर पी के अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं, वो 40 लाख रुपए आप हमें दे दो क्योंकि हम मिस्टर पी से अमाउंट रिकवर कर रहे हैं। क्या HDFC बैंक ये बोलेगा भैया पासबुक तो लाके दो, ऐसे बिना एंट्री के नहीं दूंगा मैं। ठीक है, पासबुक लाके दो, चेक दो मुझे साइन किया हुआ, क्या ऐसी डिमांड रखी जा सकती है क्या, सोचो, क्योंकि बिना एंट्री के वैसे बैंक वाले नहीं करते ट्रांजेक्शन, बिना चेक के कैसे करेंगे, पर यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट काम नहीं आएगी, उड़ा दो इनको। अगर HDFC बैंक को नोटिस गया है तो HDFC बैंक को पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और बोलते हैं कि इंश्योरेंस वालों को हमने नोटिस भेजा, इंश्योरेंस वालों को बोला 20 लाख पेमेंट करने के लिए, और इन्होंने बोला इंश्योरेंस का जो बॉन्ड दिया हुआ है ना, पॉलिसी का जो बॉन्ड दिया हुआ है वो लेके आओ, उसके बिना हम पेमेंट नहीं दे सकते, ऐसी भी रिक्वायरमेंट नहीं लगाई जा सकती है। क्लियर बात, मतलब जब GST ऑफिसर रिकवरी पे उतर रहा है तो आप कुछ भी नहीं मांग सकते, वो नोटिस देगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मान लेता हूं इस मिस्टर डी, अब वापस सुन लेना पूरा केस भूल जाओ, इस डी से 150 लाख का अमाउंट मांगता है मिस्टर पी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर पी कितने रुपए मांगता है डी के, 150 लाख। ऑफिसर कितने रुपए मांगता है मिस्टर पी के, 1 करोड़। क्या ऑफिसर इसको नोटिस भेजेगा क्या 150 लाख की रिकवरी का, नॉट पॉसिबल, ये मैक्सिमम 1 करोड़ ही रिकवर कर सकता है आप। ठीक है ना, इसका इंटेंशन तो 1 करोड़ का अमाउंट वसूलना है, मिस्टर पी उसके कितने मांगता है उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जो डेटर है वो मैक्सिमम कितनी अमाउंट के लिए लाइबल होगा,
तो हम बोल सकते हैं ये केवल और केवल उस अमाउंट के लिए लायबल होगा जितना ये मिस्टर पी को देना बनता है। तो यहाँ पे 150 लाख बनता है, तो 150 लाख से ज्यादा ना तो मिस्टर डी से मांगे जा सकते हैं, ना ऑफिसर जितना अमाउंट ड्यू है उससे ज्यादा यहाँ से मांगेगा। क्लियर? ठीक है, चलो और आगे और केस देखते हैं इसमें, और क्या केस आता है इसमें। नेक्स्ट केस जो आता है इसमें वो ये आता है, मान लेते हैं जो डेटर है, देखो डेटर को जब हम गुड सेल करते हैं या सर्विसेज देते हैं तो इसको अगर क्रेडिट पे दे रखी है तो कोई ना कोई पेमेंट की ड्यू डेट होगी। मान लेते हैं इसने जो अमाउंट मिस्टर पी को पे करना है उसकी ड्यू डेट आती है दिसंबर 2019 में, ठीक है। जबकि ये जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर रखी है हमने, रिकवरी प्रोसीडिंग्स ये स्टार्ट हो चुकी है अगस्त 2019 में। अब ऑफिसर इसको नोटिस भेज रहा है, किस चीज का नोटिस भेज रहा है कि आप हमें 1 करोड़ रुपए दे दो, आप 150 लाख रुपए देने वाले हो किसको, मिस्टर पी को, 1 करोड़ रुपए आप हमें दे दो। अब ये नोटिस जा रहा है अगस्त में और मिस्टर डी की लाइबिलिटी बन रही है दिसंबर में। अब मुझे आप सोच के बताओ, क्योंकि लॉ तो आपने पढ़ा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे, सोच के आपको क्या लगता है, क्या अगस्त में मिस्टर डी वो पैसे देने के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो। नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी ड्यू डेट तो दिसंबर में है ना। अब दिसंबर में है तो ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता कि उससे पहले रिकवर कर ले। ये बोलेगा जब मेरा बनता ही नहीं है देना आज की डेट में, अगस्त में मेरा अमाउंट ड्यू ही नहीं हुआ, तो फिर मैं अगस्त में पेमेंट क्यों करूं? मेरे से आप दिसंबर से पहले पैसा नहीं मांग सकते हो, दिसंबर में मांग लेना, दिसंबर में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, मिस्टर पी को नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर है ये इशू भी? सारे इशू बता रहा हूं मैं वन बाय वन, वो सारे के सारे अभी आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट बात, अगली जो बात आती है वो ये आती है, अगेन वही बात है, डेटर है, डेटर सपोज 50 लैक्स ड्यू थे मिस्टर पी की तरफ, नोटिस आया, ऑफिसर ने नोटिस भेजा, फिर भी थोड़ा अच्छा दोस्त था ये मिस्टर पी का, तो इसने कहा नहीं मैं ऑफिसर को पेमेंट नहीं करूंगा, इसने ऑफिसर की जगह पेमेंट कर दिया पी को 50 लाख रुपए का, और इसकी लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज कर ली इसने। अब इस नोटिस का क्या होगा? तो देखो जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा भैया मिस्टर डी अब आप डिफॉल्टर हो गए हमारी निगाहों में, तो जो प्रोसीडिंग्स हम मिस्टर पी पे चला रहे हैं वो सारी प्रोसीडिंग अब हम आप पे भी चलाने के लिए एलिजिबल हैं, तो इसको भी क्या मान लिया जाएगा, डिफॉल्टर मान लिया जाएगा। देखो जबकि इसने कोई जीएसटी में डिफॉल्ट नहीं किया है, फिर भी इसको, क्योंकि नोटिस इशू किया गया था और इसने पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, इसको नोटिस इशू किया था और इसने पेमेंट नहीं किया, तो इसको मान लिया जाएगा डिफॉल्टर, और इसको डिफॉल्टर मानेंगे तो सारी प्रोसेस जो कि हम मिस्टर पी पे चला सकते हैं वो मिस्टर डी पे भी चला सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मिस्टर पी को छोड़ दो, मिस्टर पी को तो पकड़े रखा है हमने 1 करोड़ के लिए, बताओ मिस्टर डी पे कितनी अमाउंट का हम रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन बताएगा? मिस्टर डी पे कितनी अमाउंट की रिकवरी प्रोसीडिंग? 50 लैक्स, ध्यान रखना 50 लाख की होगी इसके ऊपर, इस पे 1 करोड़ की मत कर देना स्टार्ट। ठीक है, क्लियर? चलो तो इतने इश्यू हमने कर लिए, अब हम एक बार नोट्स पे आ जाते हैं, वहां से रेफर करते हैं सारी बातों को। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गार्निशी प्रोसीडिंग्स। सर ये तो डबल हो जाएंगे, सर फिर पी की लाइबिलिटी कम, डबल नहीं होंगे, प्रॉपर ऑफिसर टोटल 1 करोड़ ही वसूलेगा, चाहे वो मिस्टर पी से वसूले चाहे वो मिस्टर डी से वसूले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीएसटी डिपार्टमेंट इससे 50 लाख अलग से लेगा, अलग से नहीं लेगा वो, पर इससे 50 लाख लेने के लिए एलिजिबल है डिपार्टमेंट। ये कल को ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो दे दिए मिस्टर पी को पैसे, आपने दे दिए होंगे फिर भी डिपार्टमेंट वसूलने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपने उनके नोटिस को क्या किया, डिसरेस्पेक्ट किया। लाइफ इंश्योरेंस भी माना, हाँ जी लाइफ इंश्योरेंस भी मांगा जा सकता है, वही बताया ना मैंने, एग्जाम्पल इसीलिए लिखा था, देखो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी लिखा है हमने, इंश्योरेंस कंपनी भी लिखा है हमने, डेटर्स भी लिखा है हमने, ऐसे और भी बहुत सारी जगह हो सकती है, ठीक है ना, जहां आपका पैसा पड़ा हो। चलो अब वन बाय वन आ जाओ यहाँ पे। द प्रॉपर ऑफिसर में बाई अ नोटिस इन राइटिंग,
एक नोटिस भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा? डेटर ऑफ डिफॉल्टर, सिंपल सा वर्ड में बोले तो। नोटिस आने के बाद भी डी ने किसी को पे नहीं किया तो हो गया ना डिफॉल्टर। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर नोटिस आने के बाद भी अगर मिस्टर डी पैसे नहीं देता है तो उसको डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, ठीक है। और डिफॉल्टर मान लिया जाएगा तो उसके ऊपर भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती है। चलो जी, अब बोला जा रहा है एक नोटिस भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा नोटिस? जैसे हमारा एग्जाम्पल था तो मैंने कहा मिस्टर डी को नोटिस भेजेंगे, या फिर बैंक को नोटिस भेजेंगे, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को भेजेंगे, इनको नोटिस भेजा जाएगा एक, ठीक है। रिक्वायर एनी अदर पर्सन फ्रॉम whom money is due or may become due to such person or who holds or may subsequently hold money for or on account of such person। ये सारी बातें क्या बोल रहे हैं? आप मिस्टर पी आज किसी के पैसे मांगता है, या फिर वो पैसे ड्यू होने वाले हैं, या फिर वो पैसे आगे जाके कभी इसके पास आने वाले हैं मिस्टर डी के पास, किसी भी तरीके से हो, अगर मिस्टर पी पेमेंट मांगेगा आज या फ्यूचर में तो वो रिकवर करने का हक रखता है जीएसटी डिपार्टमेंट। टू पे टू द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करेंगे एदर फोर्थविथ अपॉन द मनी बिकमिंग ड्यू और बीइंग हेल्ड और विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, नॉट बीइंग बिफोर द मनी बिकम्स ड्यू। ये ध्यान रख लेना, ये मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि अगर उसकी लायबिलिटी दिसंबर में है तो आप दिसंबर से पहले पैसा नहीं मांग पाओगे उससे, ठीक है। So much of the money as is sufficient to pay the amount due from such person or the whole of the money when it is equal to or less than that amount। ये भी मैंने आपको केस समझा दिए। अगर ड्यू 1 करोड़ का बनता है, मतलब रिकवरी 1 करोड़ की हो रही है और मिस्टर डी से पेमेंट मांगा जाता है 50 लाख, तो उससे 50 लाख से रिकवर कर पाएंगे हम, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ 150 लाख इससे लेना है तो इससे हम 1 करोड़ रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, एवरी पर्सन टू होम द नोटिस इज इशूड, मतलब वो मिस्टर डी जिसको नोटिस दिया गया है शेल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच नोटिस, ठीक है। उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसकी लायबिलिटी है, उसको उस नोटिस का रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। आगे बोला है एंड इन पर्टिकुलर वेयर एनी सच नोटिस इज इशूड टू पोस्ट ऑफिस, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। देखो, अगर नोटिस पोस्ट ऑफिस को दिया है, बैंक को दिया है, इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस एनी पासबुक, डिपॉजिट रिसिप्ट, पॉलिसी और एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी एंट्री, एंडोर्समेंट और द लाइक बीइंग मेड बिफोर पेमेंट, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बता दी कि ऐसा कुछ भी वो मांगेंगे आपसे कि पासबुक लाओ, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे इम्पोज नहीं की जाएगी। आगे, in case the person to whom a notice has been issued fails to make the payment in pursuance thereof, ये क्या बोला जा रहा है? जिसको नोटिस भेजा था वो पैसे नहीं दे पाता है तो उसको मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी डिफॉल्टर, इसको डिफॉल्टर मान लिया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड, जितना अमाउंट उससे मांगा गया है उस रेस्पेक्ट में, ठीक है। एंड ऑल द कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्ट शैल फॉलो, तो ऑल कंसिक्वेंसेज क्या है, उसके ऊपर भी रिकवरी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। आगे, द ऑफिसर इश्यूइंग नोटिस में एट एनी टाइम, देखो ऑफिसर ने अगर किसी को नोटिस भेज दिया, मान लो मिस्टर डी को नोटिस भेज दिया था कि 50 लाख रुपए आप हमें दे दो जो आप मिस्टर पी को देने वाले हो, और इन बिटवीन मिस्टर पी ने पूरी 1 करोड़ की लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। अब बताओ क्या होगा? क्या अभी भी वो नोटिस चालू रखें क्या, या फिर उसको रिवोक कर लें? तो ऐसा पावर है ऑफिसर के पास, वो कभी भी किसी भी नोटिस को अमेंड कर सकता है, रिवोक कर सकता है, ठीक है, या उसका टाइम लिमिट बढ़ा सकता है, whatever। Any person making any payment in compliance with the notice issued shall be deemed to have made the payment under the authority of the person in default। मतलब अगर मिस्टर पी का पैसा हमने गवर्नमेंट को दे दिया तो मिस्टर पी की तरफ जो हमारी लायबिलिटी थी वो डिस्चार्ज मान ली जाएगी, ठीक है जी, ओके। एंड द लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू द पर्सन इन डिफॉल्ट टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द रिसिप्ट, ये डिस्चार्ज मान ली जाएगी। The person discharging any liability to the person in default after service on him of the notice shall be personally liable to the government to the extent of the liability discharged or to the extent of liability of the person in default for tax, interest, penalty, whichever is less। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना, मैंने आपको बोला कि 50 लाख का नोटिस भेजा है मिस्टर डी को, फिर भी मिस्टर डी ने 50 लाख रुपए दे दिए मिस्टर पी को, है ना। अब मुझे बताओ, मिस्टर डी एक तरीके से तो ये बोलेगा ना कि चलो मुझसे गलती हो गई पर मैंने तो मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी,
क्या अब भी इससे 50 लाख रिकवर कर सकता है डिपार्टमेंट? हाँ जी, कर सकता है, पर ध्यान रखना वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं करेंगे। उनको 1 करोड़ करना है, वो 1 करोड़ ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे 50 लाख अलग से और ले लेंगे। पर इससे तो देखो, इसकी अगर बैलेंस शीट देखोगे तो इसका तो डबल हो गया ना। इसने 50 लाख तो पी को दे दिए, 50 लाख इसने गवर्नमेंट को दे दिए। क्या ऐसा सही है सिस्टम या नहीं है? बिल्कुल ये प्रॉपर है, ऐसा करना पड़ेगा। यही बोला जा रहा है कि अगर आपने 50 लाख पेमेंट कर दिया मिस्टर पी को, ये नोटिस आने के बावजूद भी, तो इस 50 लाख के लिए आप पर्सनली लाइबल रहोगे, है ना। आपको पर्सनली लाइबल बना दिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा। फिर आप ये मत बोलना कि हमने डबल दे दिया। आपकी गलती थी, आपने डबल दिया है तो आपको डबल देना पड़ेगा। वो बात अलग है, आप बाद में जाके कोर्ट केस करो मिस्टर पी पे कि हमसे डबल पेमेंट हो गया, तो पी से रिकवर करते रहो आप, पर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे आप। आगे बात समझ में? बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। 2 फॉर्म है यहाँ पे, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। अगर आपको नोटिस देना है तो आप डीआरसी 13 में नोटिस दे देना, और डीआरसी 14 में उसको सर्टिफिकेट दे देना। किस बात का सर्टिफिकेट? कि उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। बस 2 फॉर्म ध्यान रख लेना, वो भी याद हो तो ठीक है, वरना इनको भी इग्नोर कर दो। चलो आगे। वेयर अ पर्सन ऑन हुम अ नोटिस इज सर्व्ड प्रूव्स। हाँ जी, कई बार ऐसा भी तो होता है कि गलत नोटिस भेज दिया हमने। मान लो मैंने मिस्टर डी को नोटिस भेजा कि 50 लाख रुपए आप हमें दे दो जो आप मिस्टर पी को देने वाले हो। मिस्टर डी बोलता है भैया मेरी कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, मेरे को कोई पैसा मिस्टर पी को नहीं देना। तो ऐसे केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो नोटिस दिया है उसको वापस से रिवोक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको प्रूव करना है। लेकिन मिस्टर डी को नोटिस आएगा तो मिस्टर डी इस बात को प्रूव करेगा। लो जी, आई होप क्लियर है। गार्निशी प्रोसीडिंग्स थोड़े पॉइंट ज्यादा है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के केस बन रहे हैं। ठीक है, एक बार आपको वापस रीड करना पड़ेगा, बाकी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें समझने में। क्लियर है? तो 3 हो गए अब आपके। पहला था कोई रिफंड बनता है जीएसटी वालों का, उसमें से काट लो। कोई रिफंड बनता है कि किसी अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर का, वहां से काट लो। सेकंड था कोई गुड्स जीएसटी वालों के पास पड़े हैं, वो सेल करके पैसे उठा लो। कोई गुड्स अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर के पास पड़े हैं, वो सेल करके पैसे उठा लो। थर्ड है गार्निशी प्रोसीडिंग। अगर डिफॉल्टर किसी के पैसे मांगता है, मतलब डेटर्स ऑफ डिफॉल्टर हैं, तो उन डेटर्स ऑफ डिफॉल्टर से भी रिकवरी की जा सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है। अब आ रही है बात थोड़ी सी हार्श प्रोविजन की। अब हार्श प्रोविजन है, मान लेते हैं इस मिस्टर पी का किसी तरीके से, जो मिस्टर पी था उसका किसी तरीके से रिकवरी नहीं हो पा रहा। मिस्टर पी, दिस इज मिस्टर पी। हाँ, हमने कहा ना तो इसका कोई रिफंड है हमारे पास, ना हमारे पास इसके कोई गुड्स पड़े हैं, ना इसके कोई डेटर्स हमें पता लग रहे हैं जिससे ये पैसे मांगता हूं। पर हमें पता है कि इस बंदे के पास एक तो आलीशान घर है, ठीक है ना, हाउस है या फ्लैट है। एक इसके पास कार है आलीशान BMW, और भी इसके पास कुछ अदर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी है। ठीक है ना। ऐसे केस में क्या ऑफिसर, अभी आ रहा है मजे वाली बात, क्या यहाँ पे ऑफिसर जो है वो इन चीजों को उठा के ला सकता है क्या? सोचो अब आप। हाँ, हमने पहले गुड्स कहा था, गुड्स का मतलब आप जानते हो, गुड्स का मतलब वो है जो सप्लाई में यूज आ रहे थे, है ना जैन। अब हम बात करें इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की, तो मिस्टर पी के पास ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्या ये पर्सनल प्रॉपर्टी देने के लिए लाइबल होगा क्या? हाँ या ना? होगा, होगा। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इस बंदे के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी मतलब कुछ भी हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कोई कैटेगरी नहीं है। इसके पास कोई ज्वेलरी पड़ी है, तो इसके पास कुछ ज्वेलरी पड़ी है, इसको भी ले आएंगे हम। तो ये सारी चीजें अब ऑफिसर क्या कर सकता है, इनको ला सकता है। इनको लाके यहां से पैसा रिकवर किया जा सकता है ना। थोड़ा सा खतरनाक, पर खतरनाक प्रोविजन इसीलिए है क्योंकि आप बार बार बोलने के बाद भी पैसे नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, बस इस केस में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा।
जैसे मान लेते हैं आपकी बीएमडब्ल्यू गाड़ी खड़ी थी और इसको जीएसटी ऑफिसर उठा के ले गया, ठीक है। अब आपको वो 30 दिन का टाइम देगा, ऐसा नहीं कि ले जाके बेच देगा सीधा, 30 दिन का टाइम देगा कि 30 दिन में आपसे जो 1 करोड़ रुपया मांगते हैं वो दे जाओ और आपकी बीएमडब्ल्यू छुड़ा के ले जाओ। तो मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, किडनैप ही हुआ ना ये? इज इट नॉट किडनैपिंग? ठीक है, किडनैप ही किया जा रहा है पर लॉफुल तरीके से किया जा रहा है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉ इसकी परमिशन दे रहा है प्रॉपर ऑफिसर को। लॉ बोल रहा है आप कुछ भी उठा के ला सकते हो वहां, पर ध्यान रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसके घर के किसी मेंबर को उठा के नहीं ला सकते आप कि मेंबर को उठा लाएं फिर फोन करवा देंगे वहां से, ऐसा अलाउड नहीं है। चलो, और प्रैक्टिकली बात करें तो उसके यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ी जाती है, एक कपड़ों को और एक किचन यूटेंसिल्स को, उनको कभी भी नहीं परचेज किया जाता। जॉइंट ओनर है तो उसके हिस्से का कलेक्शन किया जा सकता है उससे, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई जॉइंट ओनर है उसके हिस्से का कलेक्शन किया जा सकता है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती वहां पर। चलो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर ऑफिसर में डिस्ट्रेन एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सच पर्सन एंड डिटेन द सेम अंटिल द अमाउंट पेएबल इज पेड। मतलब बोला जा रहा है आपकी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया जाएगा, डिटेन मतलब पकड़ लिया जाएगा, हमारे कब्जे में ले लिया जाएगा। कब तक? जब तक आप पैसे नहीं देते। चलो ठीक है। In case any part of the said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property remains unpaid for a period of 30 days next after such distress, 30 दिन तक आप पैसे नहीं देते तो may cause the said property to be sold, तो आप जीएसटी ऑफिसर भी इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एंड विद द प्रोसीड्स, अब मुझे बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैट है या ज्वेलरी मान लेते हैं, ऑफिसर आपकी ज्वेलरी उठा के ले गया, है ना, और ज्वेलरी सेल करने से 1.5 करोड़ रुपए आए, काफी ज्वेलरी थी, 1.5 करोड़ रुपए ज्वेलरी सेल करने से आए। मुझे बताओ कि ये 1.5 करोड़ पूरा जीएसटी डिपार्टमेंट का हो जाएगा क्या? क्या ये पूरा 1.5 करोड़ जीएसटी डिपार्टमेंट का हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम वही केस है, जो आपके खर्चे लगे हैं वो लेस कर लो। मान लेते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है 2 लाख का तो हमारा खर्चा लग गया, है ना, हमने गुंडे हायर किए थे, आपके यहाँ भेजे थे, वो सोना उठा के लाए थे, 2 लाख का खर्चा लग गया, प्लस 1 करोड़ की हम आपसे ड्यू मांगते थे, तो 48 लाख रुपए हमारे पास आपके जमा है, वो आप आके हमसे ले जाओ। ठीक है जी, यही है प्रोसेस। देखो, बोला है विद द प्रोसीड्स ऑफ सेल में सेटिस्फाई द अमाउंट पेएबल एंड कॉस्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेल रिमेनिंग अनपेड एंड सेल रेंडर द सरप्लस अमाउंट इफ एनी टू सच पर्सन, बचा हुआ पैसा आपको दे दिया जाएगा। और ये अटैचमेंट स्ट्रेन का नोटिस भेजा जाता है डीआरसी 16 में। अगेन मैं बोल रहा हूँ, फॉर्म्स मैंने ऐसे ही लिखे, फॉर्म्स इसीलिए लिखे हुए हैं, बस किसी को ऐसे कईयों की होती है ना जिज्ञासा, उनके लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, आ गया फोर्थ केस समझ में। आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया जाएगा, 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, 30 दिन में पेमेंट नहीं करते हो तो सेल करके पैसा रिकवर कर लिया जाएगा। रिकवरी। चलो जी, नेक्स्ट पे चलें क्या? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? नहीं है डाउट? देखो, ये चारों काम कौन कर रहा था मुझे बताओ, ये चारों तरह की रिकवरी कौन कर रहा था? प्रॉपर ऑफिसर कर रहा था, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे किसी की हेल्प ले सकता था क्या? आपने एक सेक्शन पढ़ा था, आपको याद आ रहा हो तो, ऑफिसर को असिस्ट करना पड़ता है ना। पुलिस की हेल्प ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, रेलवे ऑफिसर्स की हेल्प ले सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हेल्प ले सकता है। तो इस तरीके से एक लिस्ट पढ़ी थी आपने, इन किसी की भी हेल्प ली जा सकती थी, ठीक है। हाँ जी, सेक्शन 72, वेरी गुड। तो इनकी हेल्प ली जा सकती थी, ये तो हो गया। पर अभी भी मैं बोल रहा हूं कि मान लो थोड़ा सा, आप जानते हो मिस्टर पप्पू को, ही हैज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर्स, है ना, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है वो कलेक्शन नहीं कर पा रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब
अब बोल रहा है प्रॉपर ऑफिसर के पास 4 मोड्स ऑफ रिकवरी तो हमने पढ़ ली, 2 ऐसे रास्ते हैं जो वो ऑफिसर खुद रिकवर नहीं करेगा, वो किसी की हेल्प ले लेगा। किसकी बोल रहे हैं? या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हेल्प ले लो, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिक्वेस्ट कर दो, या फिर कोर्ट की हेल्प ले लो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है जानते हो आप? हर डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर है जिसको हम राजा बोलते हैं हिंदी में, कि ये राजा है। कलेक्टर किस चीज की रिकवरी करता है? एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो होता है उसके एरियर कलेक्ट करने का पावर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिक्वेस्ट की जाएगी कि हम जीएसटी का 1 करोड़ रुपए मांगते हैं मिस्टर पी के, और वो मिस्टर पी हमें नहीं दे रहा है, तो कृपया करके आप वो 1 करोड़ रिकवर करो और जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दो। ऑर्डर नहीं करना है, ध्यान रखना, कलेक्टर का ओहदा थोड़ा बड़ा होता है, तो ऑर्डर की बात नहीं चल रही यहाँ पे, रिक्वेस्ट की जाएगी इसको, ठीक है। अब कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर वो पावर लगाएगा जो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू में काम आती है। अब वो क्या होती है? वो बहुत ज्यादा हार्श होती है, मतलब कुछ भी किया जा सकता है वहां पे, ठीक है। और वहां से पैसा रिकवर करेगा और रिकवर करके जीएसटी ऑफिसर को दे देगा, ठीक है। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता क्या है? कि हम कोर्ट को बोल दे कि हमसे तो रिकवरी नहीं हो रही, आप कर दो। तो कोर्ट उसकी रिकवरी कैसे करेगा? उसको फाइन समझते हुए, क्योंकि कोर्ट किस चीज की रिकवरी करता है? आपको पता है फाइन्स की रिकवरी करता है कोर्ट। जैसे कोर्ट में कोई भी केस गया है तो कोर्ट वहां पे फाइन भी लगा सकता है और प्रोसिक्यूशन भी लगा सकता है। तो फाइन जो कोर्ट लगाता है, अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो वो फाइन कैसे रिकवर करेगा? उसी तरीके से वो जीएसटी के ड्यू रिकवर करके जीएसटी डिपार्टमेंट को दे देगा। क्लियर? तो ये आपका 5वां मोड है और ये आपका 6वां मोड है। देख लो एक बार यहां से, रिकवरी थ्रू लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी मतलब कलेक्टर। Proper officer may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the collector of the district. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया जाएगा। In which such person owns any property or resides or carries on his business, or to any officer authorized by the government, and the said collector or the said officer on receipt of such certificate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an area of land revenue. और इस पे आ जाते हैं कोर्ट पे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द प्रॉपर ऑफिसर में फाइल एन एप्लीकेशन टू द अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम सच पर्सन द अमाउंट स्पेसिफाइड देयर अंडर एज इफ इट वर अ फाइन इम्पोज्ड बाय हिम मतलब मजिस्ट्रेट। क्लियर है क्या यहां तक? फटाफट से थम्स अप कर दो। एक क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन छप सकता है, ये जरूरी नहीं है वो आपसे 6 के 6 मोड्स पूछे, हो सकता है स्पेसिफिकली कोई मोड पूछ ले, या हो सकता है आपको बोल दे कि स्टेट एनी 2 मोड्स ऑफ रिकवरी, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। थम्स अप, फटाफट थम्स अप। एक तो इस चैट में टाइम नहीं आता, पता नहीं लगता कौन सा मैसेज कब आया हुआ। चलो अब नए मैसेज आए हैं तो दिख गए मुझे। चलें आगे। ये कौन सा सेक्शन था? इसका सेक्शन नंबर याद कर लेना। मोड्स ऑफ रिकवरी कहाँ दे रखी है हमें? सेक्शन नंबर 79 सब सेक्शन 1 में हमें मोड्स ऑफ रिकवरी दे रखी है। अब आगे के सेक्शन पे चलते हैं हम। 79(2). 79(2) क्या बोल रहा है? कि कई जगह हमें बॉन्ड देना पड़ता है। कोई एक जगह बता सकते हो कि आपको कहाँ बॉन्ड देना पड़ता है जीएसटी के अंदर? बहुत सी ऐसी जगह है जहां हमें बॉन्ड देना पड़ता है, बॉन्ड के साथ बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है। तो जब हमने बॉन्ड दे दिया तो पैसा बैंक गारंटी से भी रिकवर किया जा सकता है, और ये जो 6 मोड्स हमने पढ़े हैं यहां से भी रिकवर किया जा सकता है। वेरी गुड। एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं विदाउट आईजीएसटी तो उस केस में हमें बॉन्ड देना पड़ता है। एक हमने प्रोविजनल असेसमेंट पढ़ा था, प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम भी हमें बॉन्ड देना पड़ता है, ठीक है। तो बॉन्ड जब जब दिया जाएगा तो बोला जा रहा है कि बॉन्ड में हमने जो श्योरिटी दी है, श्योरिटी बोलते हैं उसको, गारंटी बोलते हैं, हमने जो बॉन्ड में गारंटी दी है मतलब बैंक गारंटी दी है, वहां से भी पैसा रिकवर हो सकता है, और ये जो 6 मोड्स दे रखे हैं यहां से भी हो सकता है, ठीक है। तो 79(2) तो इतनी सी बात बोल रहा है। 79(3) क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है क्रॉस एम्पावरमेंट।
ये देख लो आप क्या बोलना चाह रहा है। मान लेते हैं CGST ऑफिसर, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल पर्सन को नोटिस भेजा जाता है तो वो किसी एक ऑफिसर के द्वारा ही भेजा जाएगा, भले ही वो CGST ऑफिसर होगा या SGST ऑफिसर होगा, ठीक है, दोनों नहीं भेजेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो रिकवरी कर रहा है वो कर रहा है CGST ऑफिसर, और रिकवरी कर रहा है 1 करोड़ की। अब समझना बात को, 50 लाख तो वो CGST रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और 50 लाख वो SGST रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेम ऑफिसर करेगा दोनों काम। ऐसा नहीं है कि 50 लाख की रिकवरी SGST करेगा और 50 लाख की रिकवरी CGST ऑफिसर करेगा, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एम्पावरमेंट बोलते हैं इसको। सुन रखा है ये वर्ड आपने, क्रॉस एम्पावरमेंट। चलो अब देखो हुआ क्या, हमें टोटल लेने थे कितने, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और रिकवर कितने हुए, सपोज रिकवर हुए हैं 40 लैक्स। अब रिकवर किसने किए हैं, CGST ऑफिसर ने किए। CGST ऑफिसर ये चाहता है कि जो मेरे 50 लाख रुपए हैं, मैं ये मान लेता हूं कि जो पैसे रिकवर हुए हैं वो सारे के सारे मेरे हैं, ठीक है। अब मुझे 10 लाख रुपए और लेने हैं SSC से, और 50 लाख रुपए हम रिकवर करेंगे, SGST वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ही करेंगे रिकवर, ठीक है, पर आगे जाके। अब मुझे इतना बताओ कि अगर केवल 40 लाख ही रिकवर होके रह जाते हैं तो क्या CGST ऑफिसर की जो सोच है वो सही होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है, क्या उसकी सोच सही हो जानी चाहिए क्या? फिर लॉ में देखते हैं लॉ वालों ने क्या बोला है, चेक करते हैं आपका आंसर मैच होता है क्या, क्या आप लॉ मेकर बन सकते हैं। गौरांग बोल रहा है यस, ऐसा CGST ऑफिसर कर सकता है। अगर ऐसा करने लग गया तो एक प्रॉब्लम है, वो भी सोचना। प्रॉब्लम ये है कि फिर आगे से SGST ऑफिसर बोलेगा भैया आप रहने तो रिकवरी मैं भी करूंगा साथ में, अगर मैं जाता लेने पैसे तो मेरे भी तो हिस्से में आते कुछ, है ना। तो ऐसा लड़ाई आपस में थोड़ी करवानी है हमें GST ऑफिसर्स में। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोविजन बोला गया है प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन का, जितने अमाउंट रिकवर होते हैं वो उसी, इक्वल नहीं बोलेंगे हम, उसी रेशियो में। मान लो यहाँ रेशियो अलग अलग होता कुछ, ऐसा भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे 60 लैक्स और 40 लैक्स की रिकवरी करनी चाहिए, है ना, तो उसी रेशियो में रिकवर माना जाएगा जिस रेशियो में ड्यू किया गया था। तो मैं बोलूंगा इसको 60-40 में डिवाइड कर लो, तो चलो 10 लैक्स आया ऐसे मान लेता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि 6 लाख तो CGST का ड्यू माना जाएगा और 4 लाख माना जाएगा किसका, SGST। क्लियर, चलो यही लिखा हुआ है कहाँ पे, आगे वाले दोनों सेक्शन में। तो सेक्शन 79(3) तो क्या बोल रहे हैं, रिकवरी ऑफ SGST ड्यूज बाय CGST ऑफिसर एंड वाइस वर्सा, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट, ठीक है। एक ही ऑफिसर दोनों ड्यूज कलेक्ट कर लेगा। दूसरा प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन शॉर्ट रिकवरी, अगर अमाउंट कम रिकवर होता है तो उसको प्रोपोर्शनेटली दोनों लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्लियर है यहाँ तक सब। तो ये हो गई आपकी रिकवरी करने का तरीका। अब आगे चलते हैं, अगेन देखो सारा केस उसी एक एग्जाम्पल से कवर हो रहा है आपका। हु इज ही, नाम बताओ फटाफट से, ये कौन है। ये बताओ ये कौन है, ये तो चलो मिस्टर पप्पू हो गया, वो उधर वाला कौन है मेहता नहीं है वो, ही इज कमिश्नर, ठीक है, छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा पेट बड़ा बना दिया मैंने। ही इज कमिश्नर, हो जाएगा इमेजिन, ये कमिश्नर है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मिस्टर पप्पू को प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस भेज रखा था 1 करोड़ रुपए का कि 1 करोड़ रुपए जमा करा दो। चलो अब मैं बोल रहा हूँ मिस्टर पप्पू एग्री कर रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए देने हैं। 1 करोड़ का क्या भेज रखा था इसको, डिमांड ऑर्डर, है ना। और इसको पता है कि अगर 3 महीने तक मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। ये बात इसको पता है।
अब ये क्या करेगा, इसको एक पावर दे रहा है सेक्शन 80, पावर टू रिक्वेस्ट, ध्यान रखना पावर टू रिक्वेस्ट है वो, केवल रिक्वेस्ट करने का पावर दे रहा है कि आप जाओ और रिक्वेस्ट करो। किसको रिक्वेस्ट करनी है, कमिश्नर को करनी है रिक्वेस्ट, छोटे मोटे ऑफिसर को नहीं करनी। क्या रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरे 1 करोड़ रुपए बनते हैं और मैं 1 करोड़ देने के लिए भी तैयार हूं, पर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट ऑल राइट, ठीक है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी वीक है, तो आप मुझसे पैसा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो क्या, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा पैसा, साथ में इंटरेस्ट भी दे दूंगा, तो आपके वो भी लॉस नहीं होगा, 18% की रेट से इंटरेस्ट भी देता रहूंगा, इंस्टॉलमेंट में पैसे देना चाहता हूं। तो कमिश्नर को सेक्शन 80 बोल रहा है आपके पास पावर है, इसके पास पावर है सेक्शन 80 में, क्या पावर है, पावर कि आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे सकते हो, पर मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट दी जा सकती है, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ध्यान रखना। हो गया केस याद, मिस्टर पप्पू तो करेगा रिक्वेस्ट, है ना, और कमिश्नर के पास पावर है, और ध्यान रखना ये डिस्क्रेशनरी पावर है। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब क्या होता है कि कमिश्नर मना भी कर सकता है, आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉ में लिखा है तो देना ही पड़ेगा, लॉ में ये नहीं लिखा है कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देनी पड़ेगी, लॉ में लिखा है कि अगर कमिश्नर चाहे तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे सकता है, और वो देगा तो मैक्सिमम कितने महीने की देगा, 24 मंथ्स की देगा। इज इट क्लियर, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट बनाई जा सकती है यहाँ पे। क्या साथ में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ जी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कौन से सेक्शन के हिसाब से देना पड़ता है हमें, सेक्शन नंबर 50, जहां पे 18% की रेट लगाई जाती है। क्लियर है तो बता दो, डाउट है तो बता दो। ठीक है जी, क्लियर है, नोट्स पे आ जाओ, सेक्शन नंबर 80। टैक्सेबल पर्सन कैन फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म DRC 20, फॉर्म को छोड़ो, किसको एप्लीकेशन देनी है वो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एप्लीकेशन देनी है कमिश्नर को, और कमिश्नर को अगर हमने एप्लीकेशन दे दी तो कमिश्नर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब वो बताएगा क्या कारण है, एक्सटेंड कर सकता है टाइम लिमिट, एक्सटेंड करने का मतलब क्या कि आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे सकता है वो, ठीक है, पर वो जो इंस्टॉलमेंट होगी वो मैक्सिमम 24 ही हो सकती है। दूसरी बात, सेल्फ असेस टैक्स के केस में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना इसका। इंटरेस्ट लगेगा, क्या लगेगा। अब आगे बोल रहे हैं आपको, और कमिश्नर ने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे दी, है ना, 24 महीने की आपको इंस्टॉलमेंट बना के दे दी, उसके बाद भी आप डिफॉल्ट कर देते हो किसी इंस्टॉलमेंट में जाके, मान लेते हैं आपने पहले इंस्टॉलमेंट सही दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट में जाके आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो भैया इसी दिन सारा पैसा ड्यू हो जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी जो थी ना वो आपकी खत्म हो जाएगी, अब आगे जाके कोई इंस्टॉलमेंट नहीं ली जाएगी आपसे। समझ में आ रही है बात। जब आपको इतना बड़ा फैसला लिया गया है कमिश्नर के द्वारा कि चलो इंस्टॉलमेंट में दे दो, कोई इशू नहीं है, फिर भी अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर देते हो, एक भी इंस्टॉलमेंट में, तो आपका सारा का सारा पैसा जो अभी बाकी है वो ड्यू हो जाएगा, और आपको अभी इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो क्या होगा वो आप जानते ही हो, रिकवरी होगी, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, दिस इज इंपॉर्टेंट, कब कब आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो आंसर इज 3 केस आपको याद रखने हैं। 3 केस में आपको कभी भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। पहला, टैक्सेबल पर्सन इज ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट, आप ऑलरेडी एक बार डिफॉल्ट कर चुके हो और आपके ऊपर रिकवरी स्टार्ट कर दी जा चुकी है पुराने टाइम में, है ना। मान लेते हैं मिस्टर पप्पू ने रिक्वेस्ट की कमिश्नर को, कमिश्नर ने बोला भैया 2 साल पहले भी तेरे साथ रिकवरी स्टार्ट कर दी गई थी, तेरे को इंस्टॉलमेंट देना नहीं बनता, यू डोंट डिजर्व टू बी गिवन इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो अगर किसी आदमी पे एक बार रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल चुकी है तो फिर उसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप समझते हो जिसके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग चली है मतलब वो डिफॉल्टर है, और डिफॉल्टर ने दोबारा डिफॉल्ट किया है, तो अब उसके ऊपर कोई भी सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा,
एक पर्सन ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी अप्लाई किया था इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के लिए, समझना, मिस्टर पप्पू ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी एक बार अप्लाई किया था और उस टाइम जीएसटी ऑफिसर सॉरी कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके अगले साल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट मान लेना। पिछले साल अगर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में आपने अप्लाई किया था और इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दी गई थी ऑप्शन, क्योंकि आपको मैंने बोल दिया कि डिस्क्रेशनरी पावर है, किसी भी रीजन से आपकी अगर रिजेक्ट की गई थी एप्लीकेशन लास्ट ईयर, तो करंट ईयर में भी आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। और थर्ड है, अगर अमाउंट 25,000 से कम है, मान लेते हैं आपका 20,000 रुपए का ड्यू बनता है और आप कमिश्नर को रिक्वेस्ट दे रहे हो, कमिश्नर बोल रहे हो क्या चिंदी बातें कर रहे हो यार, क्या 20,000 के इंस्टॉलमेंट बना के दूंगा आपको, इसका कोई कूलिंग पीरियड है क्या, कौन से पॉइंट का कूलिंग पीरियड, कौन से पॉइंट का, 2 वाले का कूलिंग पीरियड हो गया ना, कूलिंग पीरियड कहाँ है, लास्ट ईयर चेक करना है केवल आपको। देखो एक एग्जांपल देता हूं, चलो मैं मान लेते हैं ये फाइनेंशियल ईयर है 18-19, है ना, 18-19 में आपने कमिश्नर को अप्लाई किया था, ये वो है आपका मिस्टर पी और ये है कमिश्नर, कमिश्नर को अप्लाई किया था इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के लिए और कमिश्नर ने कर दी थी रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट तो कर दी थी, पर रिजेक्ट करने के बाद मिस्टर पी ने अपना पेमेंट कर दिया था पूरा, मतलब इसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, इसके ऊपर रिकवरी स्टार्ट नहीं हुई, ध्यान रखना, क्योंकि आप कब जाते हो कमिश्नर के पास, रिकवरी स्टार्ट होने के बाद थोड़ी जाते हो आप कमिश्नर के पास जाते हो जब आपके पास डिमांड ऑर्डर आ जाता है, तो डिमांड ऑर्डर और रिकवरी में 3 महीने का अंतर होता है, तो आप कमिश्नर के पास चले गए, उससे आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लेने गए पर उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आपने पेमेंट कर दिया, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, कोई रिकवरी स्टार्ट नहीं हुई। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया 19-20 में अगेन आपके ऊपर कोई डिमांड ऑर्डर निकला, अगेन आपने कमिश्नर को अप्लाई किया, अब मुझे बताओ क्या कमिश्नर यहाँ पे अलाउ कर सकता है क्या, डिस्क्रेशनरी पावर तो तब मिलेगा ना जब कमिश्नर को अलाउ होगा, क्या यहाँ पे कमिश्नर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देने के लिए एलिजिबल है, हाँ या ना, सोचो और बताओ। नहीं है ना, क्यों नहीं है, सेकंड वाले पॉइंट की वजह से नहीं, ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट की वजह से नहीं है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में बोला था पिछले साल में रिजेक्ट हुई थी, तो इस साल में अब की बार रिजेक्ट नहीं हो रही, देना नहीं है, बस ध्यान रखना आप, ठीक है, यहाँ पे देने का पावर ही नहीं बनता। चलो अब मैं बोल रहा हूँ इसके आगे साल में जाएंगे तो मान लेते हैं 20-21, इसमें कुछ नहीं हुआ, या 21-22 में मान लो अगेन डिमांड ऑर्डर आया है और डिमांड ऑर्डर के बाद आप फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो कमिश्नर को, अब वो दे या नहीं दे उसकी पावर है, मतलब वो दे भी सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अट्रैक्ट हो रहा है क्या, चलो पॉइंट नंबर 2 तो यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 अट्रैक्ट होगा क्या, क्या आपने कभी, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, आपने कहा रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाई थी, बताओ मुझे, मैंने कहा था ना आपने पेमेंट कर दिया था, तो आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग तो स्टार्ट हुई नहीं, आपने डिफॉल्ट कहाँ किया, क्या डिमांड ऑर्डर आना डिफॉल्ट करना होता है क्या, डिमांड ऑर्डर आना इज नॉट डिफॉल्ट, डिमांड ऑर्डर ये बोल रहा है कि पेमेंट कर दो 3 महीने में, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट भी अट्रैक्ट नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट कब अट्रैक्ट होता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में याद रख लो, जब आपके ऊपर कभी रिकवरी स्टार्ट कर दी गई है, रिकवरी, ठीक है, अगर आप पे कभी रिकवरी स्टार्ट कर दी गई है तो फर्स्ट पॉइंट अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज फर्स्ट पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है, लो जी, और एक ये चिंदी वाला ध्यान रखना, 25,000 से कम की अमाउंट है तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बना के देंगे वो आपको, अब 1 करोड़ की अमाउंट है तो क्या इंस्टॉलमेंट मिल सकती है क्या, मिल सकती है, 25,000 का अमाउंट होते ही इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी आपको मिलनी स्टार्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कमिश्नर को क्या लगता है। चलो जी नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 81, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेज। अब देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, मिस्टर पी, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ने इसको क्या भेज दिया, डिमांड ऑर्डर भेज दिया, सपोज डिमांड ऑर्डर भेजा गया है अगस्त 2019 में, है ना,
अब देखो, अगस्त में डिमांड ऑर्डर आ गया। डिमांड ऑर्डर आने के बाद मिस्टर पी को पता है सब कुछ, सारी चीजें जानता है ये, इसको पता है 3 महीने का मेरे पास टाइम है। कितना टाइम है? 3 महीने का। अगर 3 महीने में मैंने पैसे नहीं दिए तो प्रॉपर ऑफिसर फिर अपनी पे आ जाएगा और मुझसे पैसे रिकवर करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगा। चलो, अब मिस्टर पी ने बोला देखो वैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, कहीं भी कोई पैसा नहीं है, पर मेरे पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है। तो वो बोल रहा है मेरे पास एक फ्लैट पड़ा है 5 करोड़ का। ठीक है, अगर मैं 3 महीने में पैसे नहीं दे पाया तो वो प्रॉपर ऑफिसर मेरा फ्लैट क्या कर लेगा? डिटेन करके सेल कर देगा। ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप ये चीज। इसने क्या किया इस 3 महीने के दौरान? कौन सा 3 महीना? ये डिमांड ऑर्डर है और यहां से 3 महीने बाद रिकवरी स्टार्ट होने वाली थी। इसने क्या किया इस पीरियड में? इस पीरियड में इसने ये फ्लैट दे दिया अपने दोस्त को, फ्लैट अपने फ्रेंड को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, है ना। और इससे कोई पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि पैसे लेते तो फिर वो पैसे से रिकवरी हो जाती। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो ट्रांसफर हुआ है फ्रेंड को फ्लैट, क्या फ्रेंड से पैसा रिकवर किया जा सकता है? क्या सोच के देखना एक बार, क्या फ्रेंड से पैसा रिकवर किया जा सकता है क्या? गलत। सोचो, अच्छे से सोच के जवाब दो। मैंने कहा फ्रेंड से पैसा रिकवर किया जा सकता है क्या? फ्रेंड से। क्या फ्रेंड कोई डेटर है क्या? क्या यहाँ गार्निशी प्रोसीडिंग हो सकती है क्या? गार्निशी, मुझे बताओ, क्या यहाँ गार्निशी प्रोसीडिंग जैसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। गार्निशी जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, फ्रेंड के पैसे थोड़ी मांगते हो आप कोई। पर जीएसटी लॉ क्या बोल रहा है? इस वाले ट्रांसफर को हम वॉइड मान लेंगे। वॉइड, वॉइड का मतलब क्या? हम मान लेंगे कि ये ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो जो फ्लैट का ओनर फ्रेंड होना चाहिए वो नहीं होगा। इसका फ्लैट का ओनर आज भी कौन माना जाएगा? इस फ्लैट का ओनर मिस्टर पी माना जाएगा। और मिस्टर पी की किसी भी प्रॉपर्टी को डिटेन करके सेल करने का राइट है प्रॉपर ऑफिसर के पास। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पर क्यों ले सकते हैं उसका लॉजिक पकड़ना है आपको। प्रॉपर्टी फ्रेंड की मानी ही नहीं जा रही, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रेंड की प्रॉपर्टी ले ली हमने। फ्रेंड की जगह मैं नाम लिख देता हूं कोई, मिस्टर एफ। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने मिस्टर एफ की प्रॉपर्टी सेल कर दी। प्रॉपर ऑफिसर मिस्टर एफ की प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। पर मिस्टर एफ, सॉरी, प्रॉपर ऑफिसर ये बोल रहा है कि इस ट्रांसफर को हम वॉइड मानेंगे। वॉइड का मतलब अभी भी फ्लैट का ओनर मिस्टर पी है और मिस्टर पी की प्रॉपर्टी सेल करने का पावर हमारे पास है। बोलो क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है ना, क्लियर है। दूसरी बात अब देखना यहाँ पे, ऑफिसर गया मिस्टर एफ के पास और मिस्टर एफ को बोला भैया आपने जो फ्लैट लिया है ना, किससे लिया है? मिस्टर पी से। वो फ्लैट वॉइड माना जा रहा है, वो ट्रांसफर वॉइड माना जा रहा है, क्योंकि वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे मिस्टर एफ भी कुछ नहीं कर सकता। पर मैं ये बोल दूं आपको कि मिस्टर एफ ने ये फ्लैट 5 करोड़ रुपए देके खरीदा है। 5 करोड़ रुपए दिए और फ्लैट लिए है मिस्टर एफ ने, या मिस्टर ए बोल देता हूं मैं। ठीक है, अब बताओ क्या ऑफिसर मिस्टर ए के पास जाके ये बोल सकता है क्या? ए बोलेगा भैया ना तो मुझे इस बात का कोई अंदाजा था कि मिस्टर पी पे कोई डिमांड निकली हुई है ना, और ना मैंने ही फोकट में कोई फ्लैट लिया है, मैंने एडिक्वेट कंसिडरेशन देके पैसा लिया है। तो आप कैसे बोल सकते हो मैं इसका ओनर नहीं हूं? तो 2 पॉइंट है कुल मिला के, ध्यान रख लेना। अगर बायर ने एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है प्लस गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब क्या होता है आप जानते हो अच्छे से। गुड फेथ का मतलब कि बायर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मिस्टर पी के ऊपर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग चल रही है, डिमांड ऑर्डर इश्यू हो रखा है उसके ऊपर। ठीक है, तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, एडिक्वेट कंसिडरेशन प्लस गुड फेथ। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बायर को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। अगर 5 करोड़ से कम में लिया हो देन ले सकते हैं क्या? हाँ जी, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो ले सकते हैं। जैसे ये 5 करोड़ की वैल्यू मानी जाती है, तो 5 करोड़ में देखो प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो वैसे ही चलती है ना। आपको केवल इंटेंशन ध्यान रखना है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है कि बायर जो है वो क्या डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से परचेज कर रहा है क्या? नहीं है तो ये बात प्रूव कौन करेगा? ये लोग मिलके प्रूव करेंगे, क्योंकि ऑफिसर तो मिस्टर ए को नोटिस भेज देगा
ए प्रूव करेगा कि मैंने तो गुड फेथ में खरीदा है और एडिक्वेट कंसिडरेशन भी दिया है, तो ये ट्रांसफर वॉइड नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो एक केस में हम बोल रहे हैं ट्रांसफर वॉइड माना जाएगा, लेकिन अगर आप दो चीजें सेटिस्फाई करवा देते हो तो ये ट्रांसफर वॉइड नहीं माना जाएगा। चलो अब पढ़ लेते हैं हम हमारे सेक्शन 81 से। Where a person after any amount has become due from him creates a charge or parts with the property belonging to him or in his possession by way of sale, mortgage, exchange or any other mode of transfer whatsoever of any of his property in favor of any other person with the intention of defrauding। ध्यान रखना, intention is important। intention क्या है? आपको फ्रॉड करने का इंटेंशन है, ठीक है। सच चार्ज और ट्रांसफर शेल बी वॉइड, इसको वॉइड माना जाएगा, ट्रांसफर को नहीं माना जाएगा। पर नीचे क्या लिखा हुआ है? वॉइड नहीं माना जाएगा अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है और गुड फेथ है। गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि बायर को इस बात का पता नहीं था कि आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है क्या, ठीक है। या फिर एक और स्पेशल केस दे रखा है कि ऑफिसर से परमिशन लेके ट्रांसफर कर दो। तो अब आपको पता है ऑफिसर ऐसे परमिशन तो देगा नहीं, है ना। ऑफिसर तभी दे सकता है जब आपने ऑफिसर को कुल मिला के कोई रिकवरी करने का पहले से ही सोर्स दे रखा है। क्लियर है? सेक्शन 81। सर ये गुड फेथ वाली चीज कैसे प्रूफ होती है? प्रूफ तो एविडेंस ही होती है, एविडेंस से प्रूव होती है। ऑफिसर भी एविडेंस लाएगा इसके खिलाफ। ऑफिसर बोलेगा देखो आपको पता था, है ना, आपने जब रजिस्ट्री करवाई थी उस दिन हमने न्यूज़पेपर में भी निकाल रखा था इस चीज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो चीज पब्लिश होती है उसका माना जाता है कि वहां के लोकल वाले लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है, वो तो लड़ाई है फैक्ट्स की। हम एक वर्ड में कंक्लूड नहीं कर सकते ना इस चीज को। कोर्ट में केस चलते हैं 10-10 साल, एक वर्ड में कैसे कंक्लूड करें? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं सेक्शन 82, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोल रहे हैं, अच्छे से सुन लो। मान लेते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है मार्केट में कि लोग इनसॉल्वेंट होते जा रहे हैं। मान लेते हैं अब की बार मिस्टर पी गया 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 गया, क्या हो गया? ये इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट होता है तो उसके बहुत से लोग पैसे मांगने वाले सब आ जाते हैं एक साथ। अब देखो यहाँ पे आ रहा है इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम 50 लाख मांगते हैं इसके। जीएसटी वाले आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम 1 करोड़ मांगते हैं इसके। बैंक वाले आ रहे हैं, बोले हमने लोन दे रखा है इसको 5 करोड़ का, हम 5 करोड़ रुपए मांगते हैं इसके, ठीक है। इसके क्रेडिटर्स आ रहे हैं, बिजनेस के क्रेडिटर्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम इसके 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। ऐसे बहुत से फला फला लोग आ जाएंगे। अब ऐसे केस में क्या किया जाएगा? जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट होता है तो इसकी सारी प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है। प्रॉपर्टी सेल होने से मान लेता हूं मैं 2 करोड़ रुपए है। अब बताओ ये 2 करोड़ रुपए किसको मिलने चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। क्या लगता है आपको ये 2 करोड़ रुपए किसको मिलने चाहिए? आप बोलोगे बराबर बराबर बांट लो, ऐसे नहीं बट सकता। हाँ जी, मुझे लगा था यही बोलोगे आप। आपने कहा प्रोपोर्शनेटली बांट लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जीएसटी सबसे लास्ट में कानून बना है, जीएसटी कानून बना है। जीएसटी वालों ने बोला है हमारा फर्स्ट चार्ज रहेगा, फर्स्ट चार्ज मतलब जो भी पैसे रिकवर होंगे सबसे पहले हम लेंगे पैसे। क्या ऐसा जीएसटी सीजीएसटी एक्ट में ऐसा लिख दिया तो क्या ऐसा मानना जरूरी है क्या? पहले तो ये बताओ, अगर सीजीएसटी एक्ट में ये लिख रखा है तो क्या ये बात माननी जरूरी है? क्या इनकम टैक्स वाले बोल देंगे कि नहीं हम क्यों माने, सीजीएसटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? मानना जरूरी है, क्योंकि ये पार्लियामेंट से तो पास हुआ है ना, और पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, मतलब ठीक है सेंटर के, और वहां के सारे डिसीजन पूरे इंडिया पे लागू होंगे। पर इन्होंने एक बोला है, एक एक्ट बना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी इंसॉल्वेंसी करते वक्त ये एक्ट आप पे लागू हो रहा है, ये कोड लागू हो रहा है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आईबीसी 2016 अप्लीकेबल। अगर ये अप्लीकेबल हो रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है,
देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू आईबीसी, ठीक है। लेकिन अगर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो नॉट एप्लीकेबल, तो फिर जीएसटी शैल बी फर्स्ट चार्ज। ये डायग्राम बना लो, छोटा सा चार्ट बना लो, ठीक है। अब आईबीसी में क्या है वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना, पर शायद आपने आईबीसी पढ़ा है इनकम टैक्स के अंदर, पढ़ा है क्या? बोलो भैया बोलो, वाई इज योर रिप्लाई मिसिंग? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ना भी नहीं है। अगर कोर्स में नहीं है कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आईबीसी कोड अप्लाई हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर आईबीसी के अकॉर्डिंग होगा, फिर यहाँ पे जो सेक्शन दे रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर आईबीसी एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो जीएसटी वालों का फर्स्ट चार्ज रहेगा, फिर कोई आके नहीं बोल सकता पैसे हम लेंगे पहले, ठीक है। चलो 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 चलो, ये रहा टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ोगे लैंग्वेज तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन नंबर 83, दिस इज प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होता है? अब ये बहुत सारे केस में हो सकता है। देखो आपने एक समरी असेसमेंट पढ़ा था क्या, समरी असेसमेंट याद आ रहा है आपको? समरी असेसमेंट का कंसेप्ट क्या था, अगर जीएसटी ऑफिसर को ये लगता है कि कोई असेसी देश छोड़ के भाग जाएगा, है ना, तो इसका असेसमेंट रिटर्न भरने से पहले ही कर दो, क्योंकि ये रिटर्न तो भरेगा ही नहीं है तो देश छोड़ के जाने वाला है, ऐसी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ऐसे केस में हम उसका क्या कर देते थे, समरी असेसमेंट मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, है ना। बस वो ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि अगर कोई डिले की गई, अगर कोई डिले की गई तो डिपार्टमेंट को लॉस हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, प्रोविजनली उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। प्रोविजनली अटैच करने का मतलब आप जानते हो, ये शब्द अब बहुत बार आ चुका है। प्रोविजनली अटैच करने का मतलब क्या होता है, बेचा नहीं जाएगा उनको, पर उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे वो, है ना। मान लेते हैं मिस्टर पप्पू पे शक हुआ कि ये देश छोड़ के जाने वाला है, तो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। मान ले बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े, तो अब वो बैंक से एक भी पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है जीएसटी डिपार्टमेंट ने पैसे ले लिए, पैसे नहीं लेंगे वो, उन्होंने केवल फ्रीज करवा दिया। अब बैंक को ऑर्डर है कि बैंक विड्रॉ नहीं करने देगा उस अकाउंट से पैसे, ठीक है ना, ट्रांसफर होंगे ना विड्रॉ होंगे। पर ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है ये 1 साल तक ही वैलिड रहता है, ध्यान रखना। मतलब 1 साल में कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए, फाइनल हो जानी चाहिए, अदरवाइज प्रोविजनल अटैचमेंट जो हुआ था वो 1 साल बाद में क्या हो जाएगा, फिनिश। अब कब कब प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है, वो आपको केस दे रखे हैं। सेक्शन 62, किसी नॉन फाइलर का असेसमेंट चल रहा था उस वक्त भी कर सकते हो, किसी अनरजिस्टर्ड का चल रहा था उस वक्त भी कर सकते हो, समरी असेसमेंट के टाइम भी हो सकता है, इंस्पेक्शन सर्च सीजर में ऐसा लगता है तो भी कर सकते हैं। 73 74 में आपको लगता है कि इसके ऊपर शोकॉज नोटिस फिर डिमांड ऑर्डर फिर रिकवरी जाना फायदेमंद नहीं है, फटाफट से प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। जिसको प्रोविजनल अटैचमेंट करेंगे उसको एक नोटिस दे देंगे डीआरसी 22 में, खत्म। छोटा सा सेक्शन है, आ गया समझ में। सेक्शन 83 क्लियर। तो लास्ट सेक्शन बचता है केवल आपके पास, लास्ट सेक्शन और समझा देता हूं आपको, वो क्या बोल रहा है। यहाँ डिमांड ऑर्डर निकला है, सपोज डिमांड ऑर्डर निकला है 1 करोड़ रुपए का। डिमांड ऑर्डर निकलने के 3 महीने में हमें पैसे देने होते हैं, है ना। 3 महीने में नहीं देते तो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 3 महीने में हम पैसे भी दे सकते हैं और 3 महीने में एक और काम कर सकते हैं, बताओ अब किसी के दिमाग में आ रहा है, कौन बताएगा मुझे। मिस्टर पी 3 महीने में पेमेंट भी करेगा और एक और काम कर सकता है, वो क्या, अपील। वेरी गुड।
तो 3 महीने में ये अपील में भी जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपील किसके पास जाती है? एपेलेट अथॉरिटी, फिर जाती है किसके पास? GSTAT, फिर जाती है किसके पास? हाई कोर्ट, फिर जाती है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। अपील में गए, मान लेते हैं अपील में हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि इसका जो डिमांड ऑर्डर 1 करोड़ का इशू हुआ है वो सही नहीं है। वो डिमांड ऑर्डर, अब इसके 2 केस ले लेता हूँ। वो बोल रहे हैं 1 करोड़ इज नॉट राइट, इसके ऊपर जो डिमांड निकलनी चाहिए वो निकलनी चाहिए 1.5 करोड़ की। या फिर वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो डिमांड निकलनी चाहिए वो निकलनी चाहिए है 80 लाख की। अब क्या होगा? ठीक है, अब जैसे ही डिमांड ऑर्डर मॉडिफाई हुआ है, किसमें मॉडिफाई हुआ है? अपील में। आप बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लिखा? तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ हाई कोर्ट का डिसीजन इज फाइनल है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट पे या तो आप अपील में जा नहीं रहे हो, है ना, मतलब आपने एडमिट कर लिया, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एलिजिबल नहीं, वो अपील वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब इन दोनों केस में क्या होगा? देखो, डिमांड ऑर्डर कितने का था? 1 करोड़ का। क्या 1.5 करोड़ रिकवर किए जा सकते हैं क्या? अगर डिमांड ऑर्डर 1 करोड़ का था तो क्या 1.5 करोड़ रिकवर किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते। कोई मुझे सॉल्यूशन बता सकता है? वैसे मुझे लगता है आप आंसर बता दोगे, इतना लॉजिक शायद आपके माइंड में सेट हो चुका है। न्यू डिमांड ऑर्डर, वेरी गुड। ठीक है, तो उसके ऊपर वापस से सेक्शन 73(4) में जाना पड़ेगा, आपको नया डिमांड ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे न्यू शो कॉज नोटिस हैज टू बी इशूड। कितने अमाउंट के लिए? 50 लाख के लिए। और रिकवरी कितने की कर लेंगे? 1 करोड़ की तो रिकवरी कर ही सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है पूरे 1.5 करोड़ के लिए नया शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। 1 करोड़ का तो डिमांड ऑर्डर निकला हुआ है, 1 करोड़ की रिकवरी तो आप कर लो। बचा हुआ जो 50 लाख है उसको वापस से नई प्रोसीडिंग से लेके आओ। चलो जी, दूसरा इसमें बताओ, अगर 80 लाख हो जाए तो क्या नया शो कॉज नोटिस देना है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अमाउंट कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे 80 लाख रिकवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, बस यही बोल रहा है आपका लास्ट सेक्शन। ये लो जी, दिस इज सेक्शन 84, यही बोल रहा है आपको। देखो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 2 केस। गवर्नमेंट ड्यूज आर एनहांस्ड, अगर ड्यूज एनहांस हुए हैं तो आपको नया नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, और अगर रिड्यूस हुए हैं तो कुछ नहीं करना, आप उसकी रिकवरी कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसके साथ आपका चैप्टर होता है खत्म रिकवरी का। एनी डाउट्स तो बता सकते हो, अदरवाइज चैप्टर इज ओवर। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। एक क्वेरी आई है, सर जो डीम्ड टू बी डिफॉल्टर माना है डेटर को, वो तो डेटर के अकॉर्डिंग गलत बात हुई ना? वो इंश्योरेंस से या बैंक से भी तो रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने तो ये कहा ना कि किसी से भी कर सकते हैं। मैं जिसके पैसे मांगता हूँ, मिस्टर पी 3 लोगों के पैसे मांगता था, बैंक के, इंश्योरेंस कंपनी के और डेटर के। तो वो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, वो किसी से भी पैसे रिकवर कर सकते हैं। और डीम्ड टू बी डिफॉल्टर क्यों माना था? इसलिए माना था कि जिस डेटर को नोटिस दिया गया था उसने उस नोटिस का रेस्पेक्ट ही नहीं किया। कोई उससे एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी मांगे जा रहे थे डेटर से। डेटर से 50 लाख मांगे गए थे तो उसी बात के मांगे गए थे ना जितने उसको ड्यू थे। तो अगर फिर भी वो नहीं देता तो फिर उसको डिफॉल्टर माना ही जाएगा। ठीक है, अब आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि उसको डिफॉल्टर नहीं मान के हम बैंक और इंश्योरेंस कंपनी से ले लें? तो ऐसा ही करेगा प्रैक्टिकली। तो ये तो हमें लॉ बताया जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई दूसरा सोर्स नहीं है तो उसको डिफॉल्ट मान के उसके ऊपर रिकवरी स्टार्ट कर दो। ठीक है, पर ऐसा किया तो जा सकता है ना, वो तो ऑफिसर डिसाइड करेगा कि कौन से मोड से जाना है। ऑफिसर किसी से भी रिकवर कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको डिफॉल्टर मान के अब उससे लेना ही जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहे हम कहीं भी। हम बोल रहे हैं उसको डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, हो सकता है जरूरत ही नहीं पड़े उससे रिकवर करने की। ठीक है, चलो, तो द चैप्टर इज ओवर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।